Hello aspirants, welcome to Target UPSC and welcome to one more session of IRN mapping. Previously हमने 6 सेशन कंडक्ट किए हैं। सारे सेशंस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लीज गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर्ड कंटेंट हमने इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। लास्ट सेशन में हमने एंटार्क्टिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है, उसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, एमपीक्यू सीरीज में हमने ऑलरेडी पॉलिटी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अगर किसी ने अभी तक ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं देखा है, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। वन मोर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, हमारे वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द फ्यूचर सीरीज। हम एक अमेजिंग सीरीज लाने वाले हैं इन द फ्यूचर सेशंस, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन ऑन करोगे। टू स्टार्ट विद, आज जो हम रीजन कवर करने वाले हैं ये इंडिया के एनर्जी नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर ये रीजन हमेशा न्यूज में होता है, सो बहुत सारे करंट अफेयर्स आर्टिकल्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, एंड प्रीवियसली भी यूपीएससी ने इस रीजन पर से क्वेश्चन पूछा है। मैं जिस रीजन की बात कर रहा हूं वो है Gulf region. But before we cover this region, you should know there is an important intergovernmental organization in this region जिसका नाम है GCC, that is Gulf Cooperation Council. And news article में क्यों है ये organization? क्योंकि India is planning to sign free trade agreement with this organization, that is Gulf Cooperation Council. तो जब भी कोई organization न्यूज में है, IRN mapping perspective से उस organization related सब कुछ important information पता चाहिए। And not just in The Hindu, Indian Express, ऐसे बहुत सारे articles में GCC के बारे में न्यूज आर्टिकल चल रहे हैं। अब जीसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो है कि दिस रीजन इज नोन टू हैव हाई ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा, इंडिया इन रीजन से बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, आपको फर्स्ट जानना है कि ये जीसीसी में कौन से कंट्रीज आती है। सो वी हैव 6 कंट्रीज। कौन से 6 कंट्रीज है? फर्स्ट इज ओमान, देन यू हैव यूएई, देन सऊदी अरेबिया, कतार, बहरान एंड कुवैत। तो ये 6 कंट्रीज पार्ट है जीसीसी में। इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, ईरान, इराक आर नॉट पार्ट ऑफ जीसीसी। ईरान, इराक आर नॉट पार्ट ऑफ जीसीसी। अगर मैं स्पेसिफिकली ईरान की बात करूं तो दिस इज ईरान। दो ईरान का बॉर्डर इज अलोंग द पर्शियन गल्फ, लेकिन वो जीसीसी का पार्ट नहीं है। तो अगेन अ पॉइंट टू नोट, क्योंकि यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देंगे, ईरान इज नॉट पार्ट ऑफ जीसीसी। जीसीसी में कौन से कंट्रीज पार्ट है? अगेन टू रिवाइज, ओमान, यूएई, कतार, बहरान, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, ये जीसीसी के पार्ट है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड इट इज पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, वेयर दे आर ट्राइंग टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन एंड सोशो कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द गल्फ मोनार्क्स। इसका हेडक्वार्टर कहां है? रियाद, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज, आपको पता चाहिए इसमें 3 लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। फर्स्ट इज सुप्रीम काउंसिल विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। यहां जितने भी कंट्रीज के लीडर्स है, मोनार्क्स है, ये इसके पार्ट होते हैं। Then there is ministerial councils, जो सुप्रीम काउंसिल्स के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। एंड थर्ड इज सेक्रेटरीट काउंसिल है विच हैंडल्स रिसर्च, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव। ये 3 लेवल पर इसके ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंडिया क्यों ट्राई कर रहा है टू साइन एफटीए विद जीसीसी कंट्रीज? अगर आप देख रहे हो, अभी इंडिया का सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ ही एफटीए है इन जीसीसी, दैट इज यूएई एंड ओमान। अब ये सिचुएशन में भी अगर कंपेयर करोगे, जीसीसी इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग मर्चेंडाइज पार्टनर ऑफ इंडिया। जब सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए, इमेजिन 6 कंट्रीज सारे रीजन के साथ अगर हमारा एफटीए हो तो हमारा ट्रेड और बढ़ेगा बिटवीन जीसीसी एंड इंडिया। एंड ये ट्रेड कितना है अभी जीसीसी एंड इंडिया का? 24-25 में $178 बिलियन है, विच इज मोर देन व्हाट इंडिया डज विद यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इवन एशियन कंट्रीज। अगर आप देख रहे हो 178 बिलियन डॉलर्स में से भी $100 बिलियन किसके साथ है? यूएई, क्योंकि इसके साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एंड ओमान के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो जिस वजह से हम क्या चाहते हैं कि हम पूरा जीसीसी के साथ क्या करें, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, एंड इसी डायरेक्शन में न्यूज आर्टिकल्स आ रहे थे। मोर ओवर आपको ये पता चाहिए कि जो हम मेजरली जीसीसी से क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता चाहिए जीसीसी में टोटल 6 कंट्रीज है, लेकिन उसमें से 3 ही कंट्रीज किसके पार्ट है? ओपेक के पार्ट है। व्हाट इज दिस ओपेक? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो इसमें क्लोज टू 12 कंट्रीज है, लेकिन जो 12 कंट्रीज है उसमें से जीसीसी के कितने कंट्रीज है? 3 ही कंट्रीज है। कौन से? सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड यूएई। ये 3 ही कंट्रीज
ओपेक के पार्ट है। व्हाट आर द अदर 3 कंट्रीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, जैसे कतार, बहरान एंड ओमान आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के बारे में भी न्यूज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आपको ओपेक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पता चाहिए। व्हाट इज ओपेक? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कितने कंट्रीज है? 12 कंट्रीज है। कौन से कॉन्टिनेंट्स में ये 12 कंट्रीज लोकेटेड है? तो इसमें अगर आप देख रहे हो, देयर आर 5 कंट्रीज इन एशिया रीजन। एशिया रीजन में 5 कंट्रीज है। कौन से 5 कंट्रीज है? अगर मैप में दिख रहे हो, मैंने जैसे बताया यूएई, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, ये तीनों जीसीसी के पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान एंड इराक जो जीसीसी के पार्ट नहीं है, वो आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक फ्रॉम एशिया। तो देयर आर 5 मेंबर्स फ्रॉम एशिया। अफ्रीका से कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है। कौन से है? यू हैव लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गुइना, गबून एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कौन से है? दीज आर द 6 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका। एंड फिर बचता है सिर्फ एक कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिका जिस पर रिसेंटली ट्रंप ने अटैक किया था, दैट इज वेनेजुएला। सो वी हैव 12 कंट्रीज इन ओपेक, 12 कंट्रीज इन ओपेक। बेसिकली व्हाट इज ओपेक? इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला था। एंड लेटर क्या हुआ, बहुत सारे मेंबर्स ऐड हुए, डिलीट हुए, अभी रिसेंटली इसमें 12 मेंबर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है of this organization of petroleum exporting countries is to secure fair and stable price for petroleum produce। जो भी वो पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसा इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो कि सारे कंट्रीज मिलकर इतना प्रोड्यूस करें कि प्राइस गिर जाए एंड किसी का प्रॉफिट ना हो। तो ये क्या बनाया है इन्होंने? कार्टेल बनाया है जो क्या करता है, उनके जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट करता है, स्कैरसिटी तैयार करता है, एंड क्या होता है, इस स्कैरसिटी से प्राइस ज्यादा बढ़ता है, विच बेनिफिट्स ऑल द कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज है तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड ओपेक कंट्रीज क्लोज टू कितना % ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहा है, उसका क्लोज टू 35% जो प्रोड्यूस है वो हमारा ओपेक कंट्रीज करती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, क्लोज टू 30 to 35% ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली, इट ऑल्सो वांट्स टू एंश्योर दैट दे हैव अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। मोरओवर, इट ऑल्सो वांट्स टू एंश्योर दैट efficient economic and regular supply of petroleum is received by the consumer country। अब प्रेजेंटली जैसे मैंने बताया कि रिजर्व कितना है इनके पास, 80% है, लेकिन प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? क्लोज टू 32 to 35% के बीच में इनका प्रोडक्शन है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये ओपेक कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30 to 35% के बीच में ये क्या करते हैं, हमारा जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस है ये करते हैं। इनके पास रिजर्व कितना है? 80% ऑफ द नॉन रिजर्व इन कंट्रीज के पास है। अगर मैं ये बात करूं 2014 एंड 2024 के बारे में बात करूं कि कितना ये ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो कि अगर यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 14 से 22% हुआ है इन लास्ट ईयर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, वेयरएज ओपेक का अगर आप देख रहे हो ये कांस्टेंट है, 32, 33, 32% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज 47% कर रही है, 47% कर रही है। एंड इंडिया का डिपेंडेंसी ऑन ओपेक कंट्रीज बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया जीसीसी कंट्रीज में 3 ऐसे कंट्रीज जो ओपेक के पार्ट है, इसलिए भी इंडिया क्या ट्राई कर रहा है कि इनके साथ एक एफटीए बने, हमारा एनर्जी नीड्स हमारा और सिक्योर हो जाए। तो अगर हम ओपेक की बात करें, इंडिया क्लोज टू 70% ऑफ क्रूड ऑयल ये ओपेक कंट्री से ले रहा है, 60% ऑफ LPG is from OPEC countries, LNG 30% of LNG and 45% of total petroleum products demand is from OPEC countries। तो OPEC region is important for India for energy security। and जैसे मैंने बताया OPEC में क्या है, 3 GCC countries part है। not just OPEC, आपको OPEC plus के बारे में पता चाहिए क्योंकि ये भी न्यूज आर्टिकल अगर आप देख रहे हो सितंबर 2025 का पर्सपेक्टिव से न्यूज आर्टिकल था। एंड OPEC प्लस में कौन से मेंबर्स है, तो OPEC प्लस में क्या है, दीज आर एक्सटेंडेड ऑयल प्रोड्यूसर्स। एक्सटेंडेड ऑयल प्रोड्यूसर्स मतलब ओपेक के सारे कंट्रीज प्लस देयर आर सर्टेन नॉन ओपेक मेंबर्स इन दिस ओपेक प्लस। तो इसमें प्रेजेंटली कितने मेंबर्स है, वी हैव क्लोज टू 22 मेंबर्स, 12 जो हमारे ओपेक के मेंबर्स हैं एंड देयर आर 10 ऐसे नॉन ओपेक मेंबर्स है, तो टोटल 22 मेंबर्स हैं। इसको वियना ग्रुप भी बोलते हैं। एंड दे अकाउंट टू 40% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का जो 40% है इज फ्रॉम दिस ओपेक प्लस से आता है। जैसे मैंने बताया इसमें कितने मेंबर्स है, 22 कंट्रीज, 12 ओपेक कंट्रीज एंड 10 नॉन ओपेक कंट्रीज। नॉन ओपेक में कौन से है, रशिया, कजाकिस्तान, ओमान हो गया, अजरबैजान, मेक्सिको, मलेशिया, बहरान, ब्रुनाई, साउथ सुडान एंड सुडान। And now there has been news article कि ब्राजील भी ट्राई कर रहा है to join this ओपेक प्लस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ओपेक प्लस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप ये सारा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीसीसी
एंड ओपेक प्लस के बारे में आपको पता चाहिए। एंड ओपेक प्लस का एम यही है टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल सो दैट द प्राइसेस रिमेन स्टेबल एंड दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस कार्टेलाइजेशन। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बताया, जो रीजन मैं डिस्कस करने वाला हूं इज गल्फ रीजन एंड स्पेशली पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ क्या है, बेसिकली इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, पर्शिया से हुआ है। पर्शिया मतलब कौन सा रीजन था, ईरान वाला रीजन था। लेकिन यूएस क्या बोला, यूएस ने बोला अब पर्शियन गल्फ वो क्या बोलेंगे, अरेबियन गल्फ बोलेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि एज यू नो कि जो सऊदी अरेबिया है, जो जीसीसी कंट्रीज है, दे आर क्लोज टू यूएसए एंड सऊदी अरेबिया एंड ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस एंड ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू चेंज द नेमिंग ऑफ दिस पर्शियन गल्फ टू अरेबियन गल्फ। 1950 से इसको पर्शियन गल्फ बोला जाता है। लेकिन अब what Iran has objected to this move to call Persian Gulf as Arabian Club। तो ये एक न्यूज आर्टिकल था। लेकिन आपको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या पता चाहिए कि पर्शियन गल्फ के बाउंड्रीज क्या है। अगर आपने पर्शियन गल्फ के बाउंड्रीज देख लिए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू एड्रेस मैपिंग क्वेश्चंस। पर्शियन गल्फ के अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो यू हैव ईरान, सबसे बड़ा बॉर्डर ऑफ पर्शियन गल्फ इज ईरान है। नेक्स्ट आता है, अगर आप देख रहे हो, उसके बाद आता है सबसे बड़ा बॉर्डर होता है सऊदी अरेबिया एंड यूएई का। देन Qatar also has a border with Persian Gulf. हमारा बहरान has also border with Persian Gulf. कुवैत ऑल्सो हैज एंड इराक की भी बॉर्डर इज विद पर्शियन गल्फ। तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से कंट्रीज के बॉर्डर्स इज विद पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ की अगर ये रीजन की बात करें तो ये रीजन की बाउंड्रीज में आता है ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत आता है, हमारा सऊदी अरेबिया होता है। तो सारे कौन से कंट्रीज, सारे हमारे जीसीसी के कंट्रीज, जो 6 कंट्रीज मैंने बताया, प्लस आपको 2 कंट्रीज ऐड करने हैं, दैट इज इराक एंड ईरान। ये पर्शियन गल्फ के बाउंड्रीज है। Persian Gulf is connected to Gulf of Oman through Strait of Hormuz। अब Strait of Hormuz देखोगे, स्टेट क्या होता है, इट कनेक्ट्स 2 मेजर वाटर बॉडीज। यहां देखोगे तो Strait of Hormuz कनेक्ट्स Persian Gulf with Gulf of Oman। अब पर स्टेट ऑफ हॉर्मज के बाउंड्रीज देखोगे, नॉर्दर्न साइड में ईरान है, सदर्न साइड में यू हैव यूएई एंड ओमान है, ये जो पार्ट है ये ओमान का है, यूएई। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज के जो बाउंड्रीज है, नॉर्दर्न साइड में ईरान है एंड सदर्न साइड में ओमान एंड यूएई है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। अब एक्चुअली पर्शियन गल्फ क्या है, इट इज अ शैलो मार्जिनल सी है विच इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सिस्टम का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाउंड्रीज हमने ऑलरेडी देख लिया है, सारी चीजें देख लिया है। एंड जो सबसे बड़ी बाउंड्री है ऑफ दिस पर्शियन गल्फ किसकी है, ईरान की है। नेक्स्ट इज, यहां 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, एक तो आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है बहरान एंड सेकंड इज क्वेश्चन नाम का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इन दिस पर्शियन गल्फ, जो आपको पता चाहिए। ये आपको दिख रहा है, दिस इज क्वेश्चन, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में है। तो क्वेश्चन एंड बहरान आर द 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स इन हमारा पर्शियन गल्फ। अब गल्फ, स्ट्रेट, बे, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। गल्फ क्या है, अ गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ सी डीपली इंटेंडेड इनटू लैंड। अगर कोई सी का पार्ट है विच एंटर्स, जो लैंड के अंदर घुस जाता है, या इट एनक्लेव्स इनटू अ लैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेट, विच कनेक्ट्स, इट्स अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स 2 मेजर वाटर बॉडीज, ठीक है। उसके बाद आता है बे। अ बे इज व्हाट, अ ब्रॉड कोस्टल इंडेंटेशन विद अ वाइडर ओपनिंग देन द गल्फ। गल्फ की ओपनिंग देखोगे तो छोटी रहती है एंड बे की ओपनिंग बड़ी रहती है, वाइडर होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। अगर आप देख रहे हो कितना वाइडर इसका ओपनिंग है, तो ये गल्फ एंड बे में डिफरेंस आपको पता चाहिए। ये क्या होता है, डीप होता है, गल्फ क्या होता है, डीप होता है, नैरो होता है, वेयरएज बे इज वाइडर। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज लैंड एरियाज, जैसे हमारा पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा है विच कनेक्ट्स साउथ अमेरिका विथ नॉर्थ अमेरिका। एंड चैनल क्या है, चैनल, स्ट्रेट एंड चैनल में डिफरेंस क्या है, चैनल वाइडर होता है, डीपर होता है। तो हमारा इंग्लिश चैनल क्या है, इट्स अ बिग वाइडर वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स 2 मेजर सीज। तो चैनल एंड स्ट्रेट में डिफरेंस है कि चैनल बड़ा होता है, डीप होता है, वेयरएज हमारा स्ट्रेट क्या है, नैरो होता है, स्ट्रेट नैरो होता है, जैसे हमने ताइवान स्ट्रेट प्रीवियसली देखा था। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमेशा न्यूज में होता है, कहाँ लोकेटेड है, एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता चाहिए, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज न्यूज में चलता है। ये किसको कनेक्ट करता है, जस्ट टू रिवाइज अगेन, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाउंड्रीज नॉर्दर्न साइड में ईरान है, यू हैव कैशम आइलैंड यहाँ पर है, यू हैव ओमान एंड अ पार्ट ऑफ यूएई इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बाउंड्री
बाउंड्रीज बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम द पर्शियन गल्फ पासेस थ्रू इट, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, उस टाइम में व्हाट हैपेंस इज, ईरान क्या बोलता है कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्यों? अगर ये ब्लॉक हो गया तो ऑयल, पूरा जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा। ऑल द जीसीसी कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज वुड बी इंपैक्टेड बाय दिस एक्शन ऑफ ईरान, अगर उन्होंने ये ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा न्यूज में चलता है। एंड व्हाट इट वुड डू, इट वुड लीड टू रैपिड इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑयल, अगर ये ईरान ने बंद कर दिया तो, जिस वजह से हमेशा ये पॉइंट न्यूज में चलता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, इसके बाउंड्रीज एंड केशम आइलैंड सबको पता चाहिए। नेक्स्ट इज ईरान, अगेन हमेशा न्यूज में होता है क्योंकि ईरान पर 2 बार अटैक हो चुका है, एक बार यूएसए ने किया है, एक बार इजराइल ने किया है। यूएस ने जब किया था उसका नाम दिया था मिडनाइट हैमर। क्या नाम दिया था? मिडनाइट हैमर। इंपॉर्टेंट है। अब ये उन्होंने कहां एक्शन लिया था? मेजरली जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां उन्होंने एक्ट किया था। कौन से ईरानियन फैसिलिटीज है? जैसे फार्दो हो गया, नतांज हो गया एंड इफ्शान हो गया। तो ये 3 मेजर रीजंस पर उन्होंने अटैक किया था। एंड इन्होंने अटैक किया थ्रू दिस बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ, जिसका नाम है GBU-57AB। GBU-57AB। अब प्रॉब्लम क्या था कि जितने भी ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स थे वो बहुत अंडरग्राउंड थे, माउंटेन्स के बीच में थे, एंड टू अटैक देम विद नॉर्मल आर्म्स एंड एम्युनिशंस बहुत डिफिकल्ट था। दो दे नीडेड अ स्पेशल बॉम्ब जिसका नाम था GBU-57AB, which was a bunker penetrating bomb था, and this was used during US action on Iran. US action on Iran. Why US was attacking Iran? The reason was Iran was supporting Palestine. Secondly, Israel and Palestine में war चल रहा था, तो US is on side of Israel. Moreover, International Atomic Energy ने बोला कि जो फार्दो एक important site है ईरान में, where Iran is trying to make enriched uranium which would be used for nuclear weapons. ये एक important reason था जिस वजह से फार्दो में अटैक किया था। एंड ये जो साइट था ये अंडरग्राउंड साइट था। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ उन्होंने एक बंकर बस्टिंग बॉम्ब यूएस ने अटैक किया था। मोर ओवर, सिर्फ यूएस ने अटैक नहीं किया था, वी हैड अटैक बाय इजराइल ऑल्सो, जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, जहां इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर। ईरान ऑल्सो ट्राइड टू अटैक इजराइल पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेजर अटैक। लेकिन यहाँ भी अगर आप देख रहे हो, दे अटैक द सेम साइट्स जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स थे साइमल्टेनियसली। तेहरान हो गया, तबरीज हो गया, इन रीजन में इजराइल ने अटैक किया था ईरान में। तो ये अगर आप देख रहे हो, इजराइल एंड ईरान की डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन ईरान वाज सपोर्टिंग ऑल द ग्रुप्स व्हिच वर अटैकिंग इजराइल, जिस वजह से ईरान पर अटैक किया था इजराइल ने। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इनका लोकेशन कहाँ है। अगर आप देख रहे हो, फर्दो हो गया, नतांज हो गया, इफ्शाक हो गया, ये सारे रीजन्स पर यूएस ने अटैक किया था। एंड ईरान में यू हैड अटैक बाय हमारे इजराइल ने यहाँ अटैक किया था। अब रीजन क्या दिया गया था फॉर दिस अटैक? वाज वन ऑफ द रीजन वाज दैट ईरान वाज नॉट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड दे सेड कि वो क्या कर रहा है कि दे आर मेकिंग एनरिच्ड यूरेनियम एंड दे आर नॉट गिविंग एक्सेस टू दिस साइट्स फॉर ऑब्जर्वेशन एंड फॉर सुपरविजन। वो साइट्स का एक्सेस नहीं दे रहे हैं। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस गिवन, एंड पोस्ट द अटैक ईरान कंप्लीटली स्टॉप गिविंग एक्सेस टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो सेड, जैसे मैंने यहां बताया था कि दे थिंक फार्दो में क्या हो रहा है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बन रहा है। अगर ईरान के पास एटॉमिक वेपन आता है, न्यूक्लियर वेपन आता है, इट इज गोइंग टू बी थ्रेट टू द एंटायर गल्फ रीजन एंड स्पेशली इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, क्योंकि ईरान माइट गिव दिस न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑल द सराउंडिंग और ग्रुप्स हु आर अटैकिंग इजराइल, जिस वजह से यूएस एंड इजराइल आर ट्राइंग टू स्टॉप ईरान फ्रॉम डेवलपिंग दिस न्यूक्लियर वेपन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, भी आपको पता चाहिए। अब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? इसका रोल क्या है? बेसिकली इट्स वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वॉचडॉग which tries to promote nuclear energy for peaceful purposes and tries to avoid proliferation of nuclear weapons. ये इसका मेजर रोल है कि न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ पीसफुल यूज के लिए प्रमोशन होना चाहिए एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होना नहीं चाहिए। अब क्या ये यूएन के अंडर आता है? नहीं, इट इज एन ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो 1957 में बना था। एंड एज आई टोल्ड यू, मेन एम क्या है? इज टू प्रमोट सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी while acting as United Nations system principal nuclear watchdog
फॉर नॉन प्रोलिफरेशन एंड सेफगार्ड्स। तो ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन को रिपोर्ट करती है। ये यूएन का पार्ट है नहीं, ये यूएन असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है, लेकिन ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका एम है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रमोटिंग नॉन प्रोलिफरेशन। इसमें 180 मेंबर है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज भी मिला है फॉर प्रमोटिंग सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। मोर ओवर अगर इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें एनुअली जनरल कॉन्फ्रेंस होता है जहां हर एक मेंबर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है एंड पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजंस होते हैं इसी बॉडी में होते हैं। देन देयर इज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो ओवरसी करता है ऑपरेशंस को, अप्रूव करता है सेफगार्ड्स को, एंड जो भी डिसीजंस जनरल कॉन्फ्रेंस में होते हैं यहाँ इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। वी ऑल्सो हैव अ सेक्रेटेरिएट विच इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल हु मैनेजेस डे टू डे अफेयर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु, एंड थ्रू दिस सिंधु वी इवैक्यूएटेड इंडियंस फ्रॉम इजराइल एंड ईरान। क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अराउंड जून ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इंडिया ने एक स्पेशल प्लेन भेजा एंड इवैक्यूएटेड इंडियंस इन ईरान एंड ऑल्सो सम इंडियंस फ्रॉम इजराइल। तो ये ऑपरेशन सिंधु आपको पता चाहिए। जब हम ईरान की बात कर रहे हैं, हमने बाकी रीजन्स तो देख लिया, लेकिन ईरान के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, इसके बॉर्डर्स जानने जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में है। एक कंट्री है विच इज बीन अटैक्ड बाय यूएस, Israel, and now again also US is planning to attack Iran once more and is planning to overthrow the regime, वहाँ के regime को change करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी borders देखेंगे तो important है, borders जानना जरूरी है। borders में you have पाकिस्तान ईस्ट में है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, अगेन तुर्कमेनिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो सेंट्रल एशिया का बॉर्डर है। नेक्स्ट इज अजरबैजान, अर्मेनिया। लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने बताया था अजरबैजान अर्मेनिया इज लिंक टू दिस ईरान है, एंड जो ट्रम्प पीस कॉरिडोर जो हम बनाना चाहते हैं अर्मेनिया में, विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू रीजन्स ऑफ अजरबैजान एंड इनडायरेक्टली कट अर्मेनियाज कनेक्शन विद ईरान है। देन यू हैव टर्की ऑल्सो कनेक्टेड विद ईरान, इराक भी है। कुवैत डज नॉट हैव अ बॉर्डर, इंपॉर्टेंट है, कुवैत डज नॉट हैव बॉर्डर। तो अगर आप देखोगे कोई भी जीसीसी कंट्रीज की डायरेक्ट बॉर्डर विद ईरान नहीं है। देयर इज अ वाटर बाउंड्री, लेकिन बॉर्डर डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है। कुवैत ऑल्सो डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद ईरान डायरेक्टली, क्योंकि बीच में क्या आता है, इराक आ जाता है, इराक आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईरान में यू हैव मल्टीपल माउंटेन्स है, एंड माउंटेन्स के नीचे वो क्या बना रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहे हैं। यहां अगर देख रहे हो ईरान में यू हैव ज़ैग्रोस माउंटेन्स है, ज़ैग्रोस माउंटेन है, एल्ब्रूस माउंटेन्स है, एल्ब्रूस माउंटेन्स है। ये दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस किसके अंदर है, ये हमारे ईरान के अंदर है। तो जिसके बारे में आपको पता चाहिए, जिसके बारे में आपको पता चाहिए, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कैस्पियन सी आल्सो शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान। लास्ट टू लास्ट सेशन में भी मैंने ये बताया था, जब हम सेंट्रल एशिया देख रहे थे, कैस्पियन सी के बॉर्डर्स जब हमने देखे थे। तारीख आई होप आपको पता है, तारीख में आई वाज व्हाट, इट वाज ईरान, ठीक है। तो ईरान के दोनों साइड में व्हाट वी हैव इज वाटर बाउंड्रीज है। नॉर्दर साइड में कैस्पियन सी, सदर्न साइड में पर्शियन गल्फ है, एंड हमारा गल्फ ऑफ ओमान भी ईरान का बॉर्डर बनाता है, सदर्न बॉर्डर बनाता है। लैंड बाउंड्रीज भी हमने देखा, इसका न्यूमोनिक आप इस तरीके से याद रख सकते हो, PATATAI। तो अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रखते हो तो आपको बॉर्डर्स याद हो जाएगी। दैट इज पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया, इराक हो गया। ये सारे बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्रीज है ऑफ ईरान, लैंड बाउंड्रीज ऑफ ईरान। अब ईरान इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया वाज ट्राइंग टू डेवलप चाबार पोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, एंड दिस चाबार पोर्ट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप देख रहे हो इतने सारे न्यूज आर्टिकल थे विद रिस्पेक्ट टू चाबार पोर्ट। क्या हुआ था, चाबार पोर्ट को इनिशियल एक वेवर मिला था यूएसए से। यूएसए में देयर वाज एन एक्ट पास्ड इन बाय यूएसए विच सेड कि अगर कोई भी ईरान के साथ डील करता है, ट्रेड करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है ईरान में, तो उस पर सैंक्शन लगेगा। अगर आपको इस सैंक्शन से बचना है तो आपको वेवर लेना पड़ेगा। किसका वेवर, यूएस का वेवर लेना पड़ेगा। अगर इंडिया वेवर नहीं लेता है, ट्रेड करता है, तो इंडिया पर भी सैंक्शन लगा सकता है यूएसए। एंड टू अवॉइड दिस सिचुएशन
what India had taken was India had taken a waiver and US had given this waiver कि India could invest some amount in this development of this Chabad port. तो US ने भी ये waiver दिया था, लेकिन जो recent conflict चल रहा था, जो trade conflict चल रहे थे between India and US, ईरान and US war के वजह से जो ये waiver है, ये US ने there was a specific timeline which was given, 6 month का ही timeline दिया था, उसके बाद ये waiver खत्म होने वाले थे. तो what India did was, जब ये waiver खत्म होने वाले थे, उससे ही पहले इंडिया ने सारा अमाउंट ईरान के पास ट्रांसफर कर दिया, विच वॉज क्लोज टू $125 मिलियन, $125 मिलियन ईरान को दे दिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट. यूजुअली हमें ये धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन जैसे ही यूएस वेवर हटा रहा था, एंड अगर यूएस ने ये वेवर हटा दिया होता तो हम पर और सेक्शंस लगते, एंड वी कुड नॉट हैव इन्वेस्टेड इन चाबार पोर्ट. एंड टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विद ईरान, इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ट्रांसफर्ड दिस $125 मिलियन बिफोर द वेवर एंड्स. बिफोर द वेवर एंड्स ये इंडिया ने क्या कर दिया, सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. अब ये कहाँ है चाबार पोर्ट, ये गल्फ ऑफ ओमान में है. एंड इंपॉर्टेंट क्यों है ये चाबार पोर्ट, क्योंकि इस पोर्ट्स के थ्रू हम सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के साथ ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, एंड वी कैन बाईपास, हमारा जो सुएज कैनल है उसको बाईपास कर सकते हैं. तो ये चाबार पोर्ट का है, ये गल्फ ऑफ ओमान में है. इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है टू सेंट्रल एशिया एंड हमारे यूरोपियन रीजन को एक्सेस देता है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट है. अब चाबार पोर्ट में 2 सेपरेट पोर्ट्स है या टर्मिनल्स है, जिसका नाम है शाहिद कलंतरी एंड शाहिद बहेश्ती. तो इंडिया को जो एक्सेस मिला था वो शाहिद बहेश्ती का मिला था. जो पोर्ट, जो टर्मिनल जो इंडिया डेवलप कर रहा था वो शाहिद बहेश्ती का हम वो डिसे टर्मिनल डेवलप कर रहे थे. एंड यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है कि यूएस ने एक लॉ पास किया था, जिससे क्या हुआ था कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उस पर भी सैंक्शन लगता था, लेकिन इंडिया ने यहाँ वेवर लिया था, एंड ये वेवर के अंडर क्या कर रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. लेकिन ये वेवर यूएस ने फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, एंड दे वर प्लानिंग टू स्टॉप दिस वेवर इन अप्रैल 2026. लेकिन इंडिया ने क्या किया, बिफोर दैट इंडिया ने ये 120 मिलियन क्या किया, ट्रांसफर किए ईरान. एंड अगर ये वेवर एक्सपायर हो जाता है तो एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद ईरान is considered to be a sanction violation, and US could further put restriction on trade with India, जिस वजह से इंडिया ने पहले ही ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. तो आई होप आज के सेशन से GCC, ओपेक प्लस, हमारा पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ईरान हो गया, एंड जहां जहां अटैक हुआ ईरान में, ईरान के जो ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें हम आज के सेशन के थ्रू कवर करने की कोशिश की है. आई होप आप सारे फैक्ट्स याद रखोगे. इसके माइक्रो नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम और एक इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहे हैं आफ्टर आयरन मैपिंग सीरीज, जहां हम फोकस करेंगे एक हिडन सब्जेक्ट पर, जिसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आएगा इन आवर वीडियोस. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.